बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये तो जान लिया था कि वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये साफ मेंशन है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कुछ सब्जेक्ट दिए गए जिसके ऊपर वो पर्सनली अपना लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ राइट्स दिए गए और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि दोनों के लिए कॉमन रखे गए, यानी कि वो एक साथ मिलके उनके ऊपर लॉ बना सकती है। बच्चों, आज की क्लास में क्या खास है? आज की क्लास में ये खास है कि हम बात करेंगे कि फेडरलिज्म जो है वो स्टार्टिंग से हमारे देश में किस तरीके से चलता आया है और क्या चैलेंजेस हमने फेस करने पड़े हैं, और साथ ही प्रेजेंट टाइम में जो फेडरलिज्म है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीजें अच्छे से समझ आ सके विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जितना हम क्रेडिट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के अंदर फेडरलिज्म लाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा रियलिटी में हमें क्रेडिट देना चाहिए डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी से आपको कुछ याद आया होगा, क्लास 9th के अंदर बच्चों आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और एक फेमस डेफिनेशन भी थी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी जो डेफिनेशन थी उसमें यह कहा गया था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपको अच्छे से याद होगी। तो हमारे देश के अंदर जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से ही बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन को काम जो था वो ऑलरेडी रनिंग में था। ऑलमोस्ट 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज तक का समय लगा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उन्होंने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स का दर्जा दिया था। तो ये जो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो इसी वजह से देखने को मिलता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वो तो एक तरीके से लिख दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी की वजह से ऑलमोस्ट आप 70 ईयर से ज्यादा का टाइम ले सकते हो कि आज तक हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो जर्नी थी वो कोई इजी नहीं रही थी, काफी ज्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिले थे। तो टॉपिक है हमारा बच्चों, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है तो बिल्कुल हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की। ऑलमोस्ट 60 to 70 ईयर एक जर्नी होगी जिसके अंदर आपको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और वो क्या क्या चैलेंजेस थे और वो क्या चीजें थी जो हमारे लीडर्स ने अच्छे तरीके से रोल की, ताकि हम एक ऐसी सिचुएशन पे नहीं आ सके जैसी सिचुएशन में श्रीलंका आया था, है ना। तो सबसे पहले बात आती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, 1952 के अंदर देश का पहला जो स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश, जो कि लैंग्वेज बेस पर बना था। और उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था ना, वो थे श्री पोटी रामरुल, और स्ट्राइक पर बैठे थे। और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने फर्स्ट जो स्टेट था आंध्र प्रदेश को घोषित किया था 1952 में। तो पहला स्टेट लिंग्विस्टिक बेस पर बना था। तो क्या बात की जा रही है, द सर्टेन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो ये हमारा पहला फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंट्री के अंदर किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट का जो रोल होगा वो रखा जाएगा। इवन कुछ ऐसे स्टेट्स थे, बाउंड्री ऑफ मेनी प्रीवियस स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। अब आज के समय आपको क्या लगता है कि हमारे स्टेट में कितने, हमारे देश के अंदर टोटल कितने स्टेट है? 28 स्टेट है, और जो यूनियन टेरिटरीज है वो टोटल 6 है। लेकिन 1956 के स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उस समय जो टोटल स्टेट थे वो हाफ मान लीजिएगा, यानी कि 14 स्टेट थे और
6 यूनियन टेरिटरीज थी और आज क्या है 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। तो इसमें बात की जा रही है कि प्रीवियस टाइम से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि बिल्कुल गायब भी हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे स्टेट है जिनका पार्टीशन भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले 1960 का। 1960 में बच्चों एक स्टेट था बॉम्बे स्टेट, एक स्टेट था बॉम्बे स्टेट। तो इसका ना पार्टीशन हुआ था लैंग्वेज के बेस पर ही। तो आज के समय ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब इसका पार्टीशन हुआ था तो 2 नए स्टेट निकल के आए थे। एक स्टेट था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और गुजरात की आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो लैंग्वेज बेस पर वो इसलिए बना था कि महाराष्ट्र में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, मराठी को, और गुजरात के अंदर गुजराती। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसा बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं कि कुछ स्टेट तो चले ही गए हैं और कुछ स्टेट्स का हमें पार्टीशन देखने को मिला है। सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर नहीं, और भी ऐसे क्राइटेरिया है जो कि अभी आपको आगे पता चलेंगे। विद द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड। जब बच्चों डिमांड बढ़ती जा रही थी लैंग्वेज के बेस पर न्यू स्टेट बनाने की, तो हमारे कुछ नेशनल लीडर इस बात से डर गए थे कि इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, यानी कि कहीं दोबारा से हमारे देश का विभाजन यानी पार्टीशन तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि भैया जो लैंग्वेज के बेस पर नए नए स्टेट्स की डिमांड आ रही है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में वो जो लैंग्वेज के बेस पर बना स्टेट है वो अपने आप को एक अलग नेशन का दर्जा ना मांगने लग जाए। तो इस बात का डर था। तो इसी वजह से उस समय की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो क्या किया था, उन्होंने जो न्यू स्टेट बनाने का एक क्राइटेरिया था उसे कुछ समय तक के लिए रोक भी दिया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, बट द एक्सपीरियंस हैज शो दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड फॉर द कंट्री मोर यूनाइटेड। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट ना कुछ अलग ही निकल के आया कि जो लैंग्वेज के बेस पर बने स्टेट थे ना वो और ज्यादा यूनाइटेड हो गए, और हमारा जो देश था जो कि वैसे ही इतना डाइवर्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब हम रिजल्ट कुछ और सोच रहे थे, नेगेटिव टाइप का, हमें डर था इस चीज का जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकल के आया। इवन इट इज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, और इससे जो प्रशासन जो चीजें थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीजें थी वो और ज्यादा आसान होगी क्योंकि हम एक यूनाइटेड से हो गए थे, है ना। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जो कि सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर नहीं बने थे, वो किसी और बेस पर बने थे, जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। सर कुछ एग्जांपल बताइएगा। देखिएगा, असम का आपने नाम सुना होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। असम से ना केवल 1, 2, 3 बल्कि 4 स्टेट अलग हुए। जैसे 1963 में नागालैंड अलग हुआ था, उसी तरह 1971 एंड 72 के अंदर नेफा का आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। नेफा बच्चों, नेफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी, बाद में से फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, तो इसका नाम भी चेंज कर दिया था और वो है अरुणाचल प्रदेश। अब आपको याद आ चुका होगा। उसी तरह असम से बच्चों मेघालय भी अलग हुआ है और मिजोरम भी अलग हुआ है। तो मैंने ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के नाम बताए जो कि बने ही इस बेस पर है, कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफिकल बेस पे। और इन स्टेट के अंदर जैसे 371 आर्टिकल लागू है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इन स्टेट्स के अंदर अपना खुद का एक लैंड नहीं ले सकते, जो वहां के नेटिव पर्सन है ना वही ले सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसा हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था, जहां पे 370 आर्टिकल था जो कि एक स्पेशल राइट्स दिया जाता था वहां के लोगों के लिए, बट उसे हटा दिया गया 2019 के समथिंग, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होगी। सो मैंने आपको बताया ना कि जो सभी स्टेट्स थे वो लैंग्वेज के बेस पर नहीं बने थे, मतलब कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कि कल्चर, एथनिसिटी के बेस पर भी बने, और मैंने एग्जांपल आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। इसके अलावा जो हमारा सेकंड था वो था लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि देखिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे कोई कॉमन लैंग्वेज थी नहीं, ना ही कॉमन रिलीजन था, ना ही कॉमन कस्टम एंड रिचुअल्स थे,
रहे। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के लिए कुछ ना कुछ तो टास्क हमारे सामने था ही, तो उसमें से लैंग्वेज की पॉलिसी को लेकर भी एक बड़ा इशू बना हुआ था। तो अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। वो क्या है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। सो आपको ये तो पता होगा, स्टिल प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो आपके माइंड में आएगा सर फिर हिंदी क्या है? तो बच्चों हिंदी जो है हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। तो अगर आपसे कोई कंफ्यूज करे ना आपको, तो आप उन्हें बता सकते हैं। तो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि क्या था उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो हिंदी के अगेंस्ट थे, कि उनका ये मानना था कि अगर आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हो तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और ये जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट की तरफ से ज्यादा किया जा रहा था। वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो इंडिया ने इस चीज की बात भी रखी, और आप देखो किस तरीके से जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर काफी अच्छे तरीके से निभाया भी गया। देखिए, बट हिंदी इज द आवर मदर टंग of only about 40% of Indian, therefore there were many safeguard to protect other language। तो जो हमारे भारत के अंदर हिंदी है वो मात्र 40% ही बोली जाती है इतनी जगह, लेकिन जो ज़्यादातर स्टेट है उनकी अपनी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमें देखने को मिलती है। हिंदी ज़्यादातर कहाँ मिलेगी? यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली भी आप कह सकते हो, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ठीक ठाक बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी ठीक ठाक बोली जाती है, हरियाणा में भी ठीक ठाक बोली जाती है। तो ये सब क्या है, हिंदी स्टेट और यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। लेकिन जब मैं आपको साउथ इंडियन स्टेट की बात करता हूं, जब मैं आपको तेलंगाना बोलता हूं, इसके अलावा मैं आपको केरला बोलता हूं, तमिलनाडु बोलता हूं, आंध्र प्रदेश बोलता हूं, कर्नाटका बोलता हूं, या फिर मैं नॉर्थ ईस्ट की साइड चले जाऊं जहां पे नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है। उसी तरह साउथ ईस्ट में चाहे मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं या उड़ीसा की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमें जो हिंदी है उसमें गिरावटें देखने को मिलती रहेगी। तो इसलिए 40% ही ऑल ओवर इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है। मेजोरिटी में बता रहा हूं, वैसे तो पूरे इंडिया में बोले जाती है, कहीं आप सोचो सिर्फ बस 40% ही, बस मेजॉरिटी में ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया सारी चीजें। इसके अलावा बिसाइड हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे शेड्यूल 8 के अंदर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। हालांकि देश के अंदर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन जो आइडेंटिफाई किया गया है वो टोटल 22 ही किया गया है, 21 और हिंदी को मिला के टोटल 22। तो इसमें क्या बात की गई है? A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages। अब जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको लिखा होता है कि उत्तर किसी एक भाषा में दीजिएगा, आंसर अपना, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, या इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी होती है, वो टोटल 22 ही होती है। तो हमें जब भी सेंट्रल की तरफ से ये चीजें आती है ना, तो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश को ही कंसिडर करते हैं। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, केरला जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, तमिलनाडु जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, उसी तरह कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज कर्नाटकी है। उसके अलावा अगर मैं यूपी की बात करूं तो हिंदी के साथ उर्दू वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, उसी तरह राजस्थान की भी हिंदी आपको देखने को मिलेगी। तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है, और वो ज्यादातर काम अपने उसी ऑफिशियल लैंग्वेज में करते आए हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी थी। तो इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात की गई थी कि जो इंग्लिश है उसका जो काम होगा ना ऑफिशियली, उसे रोक दिया जाएगा। कब तक? 1965 तक। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम ना हिंदी को ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे। इंग्लिश को हमने इसलिए रखा था क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। तो इसलिए कुछ समय तक के लिए हमने इंग्लिश को भी रखा था। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1965 तक इंग्लिश का जितना भी कामकाज है उसे बंद कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यानी वो सभी स्टेट जो कि जहां पे हिंदी नहीं ज्यादा बोले जाती थी, उन्होंने डिमांड करी थी इंग्लिश को कंटिन्यू रखने की, और उनकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं ठीक भी थी। अब आप मुझे बताइएगा, जिस व्यक्ति को हिंदी बोलने नहीं आती है, उसको अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज बोलने आती है, उसके ऊपर हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, नहीं तेरे को हिंदी तो बोलने ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चीज की जो समझदारी थी वो हमारे लीडर्स अच्छे तरीके से मानते थे, समझते थे, जानते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, स्पेशली एक वायलेंट भी हमें देखने को मिला था, वो भी तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर ज्यादातर मेजॉरिटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तमिल बोली जाती थी, तो इसलिए वो हिंदी के इतने ज्यादा अगेंस्ट थे कि उन्होंने एक वायलेंट मूवमेंट भी कर डाला। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस समय की थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था और वो एग्री हुई थी कि आप यूज कर सकते हो इंग्लिश को हिंदी के साथ, तो हम स्टॉप नहीं कर रहे। तो वो फिर चीजें शांत हुई। तो उस समय काफी ज्यादा जो आलोचक होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, उन्होंने बोला था कि कहीं हम झुक तो नहीं रहे इनके सामने, मतलब हम कहीं डाउन तो नहीं जा रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन हुआ है इंग्लिश को कंटिन्यू रखने का, उन स्टेट को और ज्यादा पावर देगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बस एक आलोचना होती है ना हर चीज की, वो हुई थी। चलिए, इसके बाद क्या बात की जा रही है, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी अ ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी रही है कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इंपोज करेगी हिंदी को उन स्टेट के ऊपर जहां पर हिंदी बोली ही नहीं जाती, तो ये तो थोड़ा अलग चीज होगी ना। तो इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका अच्छा खासा ध्यान रखा गया था। द फ्लेक्सिबिलिटी शो बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ। तो जैसे श्रीलंका वालों ने क्या गलती करी थी, जब उनको 1948 में इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने क्या करा कि भैया अब तो सिन्हाला लैंग्वेज ही चलेगी हर जगह, सिन्हाला कम्युनिटी का ही राज होगा, मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट चलेगा और तमिल्स की हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो ले लीजिएगा भाई सिविल वॉर जैसी फेल सिचुएशन, फिर बहुत सारा रेफ्यूजी आपके निकले यहाँ से, इतना सारा इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिला। तो इंडिया के जो लीडर्स थे वो इस बात को काफी अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बेल्जियम जैसा कॉन्सेप्ट को अपनाना ठीक समझा। हालांकि बेल्जियम ने भी उस समय उनका वो प्रोसेस में ही था, लेकिन हमारे लीडर्स इस चीज को काफी अच्छे तरीके से समझते थे कि अकेले कुछ नहीं होगा भैया, सबको मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कोई एक कॉमन कंट्री नहीं है बल्कि एक डाइवर्स कंट्री है। चलिए, अच्छी बात है। इसके अलावा हम तीसरा चैलेंज देखते हैं अपने फेडरलिज्म के दौर में, तो वो है सेंटर और स्टेट के रिलेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलती है, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि सेंटर के पास दिए गए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि स्टेट के पास दिए गए। तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशन में डिस्प्यूट ना हो, इसको भी ध्यान रखा गया था। तो क्या बात की गई थी बच्चों, how the constitution arrangement for power sharing works in reality depends करता था large extent on how the ruling parties and leader follow this arrangement। तो ये सारी जो चीजें थी रियलिटी में प्रैक्टिकली डिपेंड्स करती थी किसके ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर और जो हमारी रूलिंग पार्टी होती थी उसके ऊपर। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूलिंग पार्टी आए और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू स्टेट, तो सेंटर अपनी मनमाजी ज्यादा करे और स्टेट का जो पावर है उसे और रिड्यूस करता चले, उसकी वो माने ही ना। तो ये एक्चुअल में डिपेंड करता था कि किस तरीके से रन की जाएगी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जितना क्रेडिट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं उससे कहीं ज्यादा रियलिटी में हमें क्रेडिट देना चाहिए फेडरलिज्म का, हमारी डेमोक्रेसी को, कि हमारी डेमोक्रेसी में किस तरीके से इन चीजों को रियलिटी में इन पर इंप्लीमेंट किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड द स्टेट इन मोस्ट ऑफ स्टेट। कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से 1951 और 52 में जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था ना, तो बच्चों आपको हैरानी होगी कि लगातार 4 जनरल इलेक्शन के अंदर एक ही पार्टी हमेशा बार बार जीतती रही थी और वो थी कांग्रेस पार्टी। और ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी सिर्फ सेंटर में नहीं जीती थी, बल्कि वो
स्टेट्स के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा जीतने उसकी पता नहीं, आप कह सकते हो कि लोगों का ट्रस्ट इतना था कि वो स्टेट्स में भी जीत रही थी और सेंटर में भी हमें देखने को मिल रहा था। उसे हम वन पार्टी डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और आज की सिचुएशन देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी आपको सेंटर में भी देखने को मिलेगी और ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर उनकी गवर्नमेंट है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, एमपी का, यूपी का, हरियाणा का, और उसके अलावा आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है, इसके अलावा और भी है, गोवा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। लेकिन हमारे यहाँ पे एक अच्छी स्टार्टिंग से ये बात रही है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है कि एक ही पार्टी स्टेट्स में भी है और सेंटर में भी है, तो उन्होंने अपने आप को फिर भी एक तरीके से अलग अलग रखा। हालांकि फेवर में जरूर गया था, लेकिन पूरी तरीके से गया था ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगला पॉइंट आपको यह भी बताएगा, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टी दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। यानी कि ऐसे बहुत सारे दौर रहे जब सेंटर में कोई और पावर है और स्टेट के अंदर कोई और पावर है। यानी कि मैं एग्जांपल बताता हूं, सेंटर के अंदर मान लीजिएगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो आप देखोगे कि स्टेट के अंदर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इसमें हमें क्या हुआ ये देखने को कि सेंटर को स्टार्टिंग से ही ज्यादा पावर दी गई। तो दोस डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। यानी कि ये हुआ था कि कभी कभार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद ज्यादा पावर है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ राइट्स को कम करने की भी कोशिश करती है, जो कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। क्योंकि फेडरलिज्म में तो ये बात की गई है ना कि दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगी, फुल राइट्स होगा, और कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होंगे जिसके ऊपर अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंटर के पास ज्यादा पावर दे दी जाएगी। तो इसलिए बच्चों ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते रहे। लेकिन एक ऐसा हमें दौर देखने को मिला जब फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वो जो दौर था वो 1990 का था। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये थी कि एक तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिला कि इंडिया ने 1991 के दौर में एलपीजी, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और आज आप इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर देख रहे हो ये कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म था 1991 में, इसकी वजह से देखने को हमें मिलता है। तो द अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। तो हुआ क्या था कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला था कि अब जो सेंटर एंड स्टेट की जो गवर्नमेंट थी ना, वहां पे एक कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा था। वो ये था कि अब जो गवर्नमेंट थी वो अपने अकेले दम पे नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ रही थी अदर्स पार्टी की भी। होता ना कि बहुत सारी पार्टी मिलकर अपनी सरकार बना लेती है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तो वहां पे आपको नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और साथ ही शिवसेना, तीन गवर्नमेंट एक साथ कोalition के साथ, गठबंधन के साथ चल रही थी। हालांकि वो जो गवर्नमेंट है वो गिर गई और दोबारा से बीजेपी ने वहां पे अपनी सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं जो ये कोalition का जो कॉन्सेप्ट है वो 1990 के बाद हमें बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिला, और ये ना केवल स्टेट में बल्कि सेंटर में तो सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो द पीरियड सो द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हमें उनका ओरिजिन होता जा रहा था। क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी स्टार्टिंग के 30 से 40 साल के बीच में कुछ गिनी चुनी पार्टी थी, लेकिन 1990 के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टी उभर कर आई और उनकी वैल्यू भी थी, ऐसी बात नहीं है। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो देखिए ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है 1998 और उसके बाद उसने दो गवर्नमेंट बहुत ही कम समय में हमें चलाई, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और आज भी वो एग्जिस्ट करती है
जो कि सेंटर में है, जिसमें बीजेपी लीड कर रही है, रिप्रेजेंटेट कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफी अदर पार्टी को भी साथ लेके चलने लग गई, क्योंकि उन्हें पता चला था कि भैया हम अगर अकेले अपने दम पे सरकार को नहीं बना पाते तो हमें छोटी मोटी पार्टियों का सहारा लेना काफी जरूरी हो जाएगा। तो सेंटर स्टेट के रिलेशन में जो बेनिफिट मिला वो फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो चाहे वो एनडीए की बात करो या फिर यूपीए की बात करो, यूपीए को जो लीड करता है वो कांग्रेस पार्टी है, एनडीए को लीड करता है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इससे स्टेट को भी ज्यादा पावर मिलती है और सेंटर को तो वैसे ही मिलती है। देखिए 2004 में और 2008 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यानी कि यूपीए की सरकार थी। तो उस समय क्या था कि सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, यहां पर भी जो सरकार थी ना वो कांग्रेस की ही थी। लेकिन फिर भी बच्चों दोनों ही जगह स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी ना दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से हटाकर फुल स्टेट का दर्जा तब भी नहीं दिया गया। और ये चीजें वो कर सकते थे क्योंकि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है और वो कोई भी अमेंडमेंट लाके उसमें कर सकती थी, बट फिर भी उन्होंने दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ही रखा। तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है फेडरलिज्म के अंदर स्टेट को और सेंटर को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात है ताकि जो एक तरीके से एडजस्टमेंट है वो बनाई जा सके। तो सेंटर स्टेट के रिलेशन के अंदर ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट था बच्चों फेडरलिज्म का, जो रियलिटी में हमें देखने को मिला इंडिया के अंदर। होप्स हो कि बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि किस तरीके से जो पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है इंडिया के अंदर, उससे बेनिफिट हमें क्या देखने को मिलता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह होता है कि जब पावर किसी एक लेवल में ना हो के एक से ज्यादा लेवल की होती है, चाहे वो सेंटर के पास अलग हो, स्टेट के पास अलग हो, और भारत में तो लोकल भी है, तो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं उसके पास भी। तो इसके पीछे कुछ रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन के, वो क्या क्या है। तो इससे होता क्या है कि भारत जैसे बड़े देश के अंदर की जो गवर्नेंस है लोकल लेवल पे, तो ये लोकल लेवल के जो पीपल्स होते हैं वो ज्यादा कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके लोकल लेवल पे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर वाटर हो, अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो हम सबसे पहले अपने लोकल एरिया में ही उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके। इट इज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी इन द सिस्टम एट द लोकल पीपल आर मोर फैमिलियर विद द एरिया एंड कैन हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि भैया लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो जिस एरिया में वो रहते हैं उससे कनेक्ट रहते हैं, इस वजह से वो अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को बेहतर समझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी काफी अच्छे तरीके से उनके पास ये सारी चीजें होती है। इट हेल्प्स इन इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन डिसीजन मेकिंग विच हेल्प इन प्लानिंग डेवलपमेंट एज पर द लोकल नीड्स। तो भैया जितने ज्यादा लोग अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। द लोकल गवर्नमेंट कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली एंड इमीडिएटली एट मिनिमल एक्सपेंसिव। कि भैया देखो स्टेट और सेंटर को इतनी चीजें नहीं पता होती कि लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट काम आएगी, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट काम आएगी और इतना खर्चा भी नहीं होगा और आराम से उस चीज का सॉल्यूशन भी निकाल लिया जाएगा। आपकी स्ट्रीट में एरिया के अंदर जब कभी वाटर सप्लाई रुक जाती है तो देखा है ना कि जल्दी से गाड़ियां भी आ जाती है और वो ठीक करके भी चले जाते हैं। अब ये थोड़ी कि सेंटर की तरफ से कोई बंदा आएगा फिर वो काम करेगा, कितना उनके भी अलग अलग काम है। तो जितना ज्यादा पावर को छोटे से छोटे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उतना ही कनेक्टिविटी लोगों के पास बनती जा रही है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गवर्नेंस टू एट द ग्रास रूट लेवल, हेंस इंश्योर हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इन सब की वजह से जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है वो ग्रास रूट लेवल से, मतलब छोटे से छोटे लेवल से कनेक्ट होता है ताकि हम एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर अपना रोल प्ले
कर सके और फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से चल सके। सो ये था बच्चों आज की इस क्लास में, मैंने आपको काफी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में सारी चीजें आपको बताई एंड आई होप कि बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। और इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक और करेंगे जिसके अंदर जो फेडरलिज्म है ना वो लोकल लेवल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके अंदर बच्चों आप ये मान लीजिएगा कि ग्राम पंचायत के बारे में ज्यादा आएगा, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से काम करती है, एक हो गया हमारी अर्बन सेक्टर के लिए और दूसरा हो गया हमारे पंचायत के लिए। तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। होप सो कि बच्चों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।